ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः हो गए ये मंत्र। तुम मुझे अभी के लिए तो रोक सकते हो, लेकिन तब तक रुकोगे। मैं ले जाऊंगा तुम्हारी परी ओम भूर्भुवः स्वः और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चक्रवर्ती बाबू तुम कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखना मेरी बात। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवोलेना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी का नाम है रहस्यमय आगमन और इस कहानी को मेरी माँ ने मुझे बताया। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ज़्यादा उत्सुकता के कारण आप कभी कभी अपने आप को और अपने आप के आसपास के जितने भी लोग हैं उनको आप परेशानी में डाल सकते हैं। जी हाँ, तो आइए सुनते हैं ये कहानी मेरे माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये कहानी शुरू होती है डिफू के कार्बी आंगलोंग एरिया में, जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में है। तब माँ बहुत छोटी थी, करीबन माँ क्लास 4 में पढ़ती थी और तब माँ के साथ मेरे बड़े मामू और मझले मामू भी थे। तो वो तीनों जैसे कि पहले के बच्चे लोग थे, वो लोग बहुत उत्सुक होते थे और तब के दिनों में मोबाइल फ़ोन तो होता नहीं था। इसी के कारण वो लोग यहाँ वहाँ अपने खेलने का सामान ढूंढ ही निकालते थे। कुछ ना कुछ ऐसे आउटडोर एक्टिविटीज़ करते रहते थे और अपने आप को एंगेजिंग रखते थे हमेशा आउटडोर एक्टिविटीज़ में। तो जिस एरिया में मेरे नाना जी जाके बैठे थे, उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, तब वो एरिया काफ़ी सुनसान थी। नाना जी के प्लॉट के ठीक पीछे वाले प्लॉट में गोस्वामी करके एक फैमिली रहा करती थी और आसपास में बहुत कम लोग हुआ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तब मेरी माँ और मेरे दोनों मामा जी बहुत छोटे थे, ज़्यादा फ़र्क नहीं था उनमें। बड़े मामा शायद क्लास 7 में पढ़ते होंगे और मझले मामा शायद क्लास 6 में या 5 में ऐसे ही होंगे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि आज बंद है तो आज घर में कुछ किया जाए। तो क्या किया जाए, तब उन तीनों ने मिलके एक जगह को खोदा और खोद के उन तीनों ने ये डिसाइड किया कि इस एरिया में सबसे पहले जाके कौन कौन नहाएगा। खैर ऐसे करते करते शाम हो गई और दोनों जो मामू थे मेरे, वो दोनों शाम के वक्त निकल गए खेलने के लिए। लेकिन घर में माँ अकेली रह गई और मेरी जो मौसी है वो ये सब में पार्ट नहीं लेती थी। तो माँ ने ये सोचा कि मेरे बड़े 2 भैया आने के पहले मैं यहाँ पे नहा लेती हूँ, तो जब वो दोनों आएंगे तब मैं बता दूंगी कि मैंने यहाँ पे नहा लिया है पहले। तो चलिए, मम्मी ने तो ऐसा ही किया, वो जाके वहाँ पे गई और उन्होंने वहाँ पे नहा लिया। नहाने के बाद वो आई बड़े शान से। दोनों मामू को जब वो लोग खेल के आए तब उन्होंने कहा कि मैंने तो वहाँ पे नहा लिया, देखो तुम दोनों तो लेट हो गए। खैर वो रात तो चली गई। अगले दिन मेरे नाना जी रस्सी बना रहे थे। तो तब तो पहले प्लास्टिक का तो चलन नहीं था, तो इसलिए रस्सी वगैरह वगैरह जितना भी, वो तो गांव इलाका था, तो नाना जी रस्सी बना रहे थे और नाना जी वहाँ के मुखिया भी थे उस जगह के। तो नाना जी रस्सी बना रहे थे और
तभी गोस्वामी जी जो मतलब वो अब मेरे भी नाना जी होंगे, गोस्वामी नाना जी जो मतलब मेरे नाना जी के ठीक बाद वाले प्लॉट में रहते थे। तो वो आए और वो बोल रहे थे कि उनका जो लड़का है वो एक्चुअली उनका बहुत लाडला था, क्योंकि उनकी 3 लड़की के बाद वो लड़का पैदा हुआ था उनका। तो वो मतलब उस लड़के को मतलब बहुत प्यार करते थे। तो वो आके नाना जी से कहने लगे कि क्या बताए ऋषिकेश बाबू, ये मेरा जो लड़का है वो तो कल रात से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तभी ये सब चर्चा हो ही रही थी कि कहाँ से मानो एक बहुत बूढ़ा सा इंसान नाना जी और गोस्वामी नाना जी के तरफ आए और वहाँ पे वो बैठ गए। तो खैर गांव के एरिया में ऐसा ही होता है कि आप अगर जान पहचान नहीं भी है आपकी तो ऐसे ही लोग जान पहचान कर लेते हैं। वहाँ पे आपसे कोई पूछता नहीं है कि आप तो आपको पहचानते नहीं हैं या फिर आप क्यों आए हैं, ऐसा नहीं होता था। तो वो बूढ़ा सा इंसान नाना जी और गोस्वामी नाना जी के बीच आके बैठ गए और वो भी बात करने लगे। तो जब गोस्वामी नाना जी मेरे नाना जी को उनके लड़के के बारे में बता रहे थे, तभी वो जो बहुत बूढ़े से इंसान थे वो एक्चुअली नेपाली थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लड़के का तो बहुत बुरा वक्त चल रहा है। तो ये सुनने के साथ ही साथ गोस्वामी नाना जी तो थोड़े से डर गए। वो बोलने लगे कि मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। तो ये सुनने के बाद वो नेपाली बूढ़े इंसान ने कहा कि तुम्हारे लड़के के शरीर में कुछ बुरा हवा मतलब चीज़ ऐसा लगा है, तो तुम एक काम करो, तुम एक ताबीज़ लेके आओ, मैं कुछ बोल के मंत्र फूंक के मैं तुम्हें एक ताबीज़ दूंगा, तुम उसको लाल और काले धागे से बांध के अपने लड़के के गले में डाल देना। तो तब तो वहाँ पे ये सब होता था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है। तो हुआ भी ऐसा ही। अब मेरी माँ जो थी वो बचपन से सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी, तो उनके पास ये जो मतलब धागे थे वो हमेशा मतलब होते थे। तब नाना जी ने मेरी माँ से कहा कि जाओ तो तुम्हारे जो तुम्हारा जो बक्सा है वहाँ से तुम वो काला और लाल धागा लाके इनको दे दो, वो कुछ ऐसे मंत्र फूंक के कुछ ताबीज़ एक बना के गोस्वामी जी को देने वाले हैं। तो मम्मी ने ऐसा ही किया। मम्मी ने क्या किया कि लाल और काला धागा लेके उस बूढ़े से इंसान के हाथों में दे दी। तो खैर ताबीज़ देने के बाद गोस्वामी नाना जी जो थे वो घर गए और जाने के साथ ही साथ अपने लड़के को वो ताबीज़ लगा दी उन्होंने। ताबीज़ लगाने के साथ ही साथ उनका जो लड़का था, जो बच्चा था, बहुत छोटा था वो, उसने रोना बंद कर दिया। ये देखने के साथ ही साथ गोस्वामी जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने तभी अपने बड़े लड़की से कहा कि ये लो 50 पैसे, ये 50 पैसे जाके तुम उस बूढ़े से इंसान को दे के आओ। वो लड़की आके उनको 50 पैसे दे के गई, उनका शुक्रिया अदा भी करके गई। खैर वो दिन भी बीत गया। रात का वक्त था, तब कहीं पे भी बिजली तो थी नहीं। तो घर में छोटे छोटे वो जो कैरोसिन के लैंप होते ना, बांग्ला में हम लोग उसे कूपी बोलते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बांग्ला में उसे कूपी बोलते हैं। तो वो कूपी जलाकर मतलब खाना वाना हो गया। रात में नाना जी और नानी माँ और जितने भी मतलब मेरे मामा जी थे और मेरी जो मौसी थी, मम्मी थी, सब ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वो लोग सोने चले गए। तो उस रात कुछ ऐसा सोना हुआ कि नाना जी, इसके बाद नानी माँ और इसके बाद जो मेरी जो मौसी थी, मौसी के बाद मेरे बड़े मामू, इसके बाद मझले मामू, इसके बाद छोटे मामू और एकदम लास्ट में मतलब मेरी मम्मी सोई थी। तो तब मतलब सब छोटे छोटे थे, इसीलिए मतलब कोई भी अकेले रूम में नहीं सोता था, लेकिन घर बहुत बड़ा था। तो जब रात में वो केरोसिन का जो लैम्प, जिसको मैं भी यहाँ पे कूपी बोल रही हूँ, तो जब उसको बंद कर दिया गया तो एकदम से मतलब करीबन आपके 12 साढ़े 12 बजे मतलब क्या हुआ कि जो किचन रूम जो था, बहुत अजीब व गरीब मतलब आवाज़ें आने लगी। ऐसा सुनने को मिल रहा था कि किसी ने आटे का जो डिब्बा है उसको खोल दिया,
फिर किसी ने जो बर्तन है वो सब वो बर्तन के रैक से वो गिराना शुरू कर दिया। ये सब हो रहा था। तो नाना जी उठ गए। तब उठ के वो चले गए देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है, घर में चोर वोर तो घुसा नहीं। तो जब नाना जी गए देखने के लिए, तब किचन रूम में सब कुछ ठीक था, एकदम परफेक्ट, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी डिब्बा यहाँ से वहाँ मतलब कुछ भी हुआ ही नहीं। नाना जी थोड़े से परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद पूरे दिन में तो थके हारे से रहते होंगे हम सब, इसलिए ये सब हो रहा है। तो वो वापस सोने को चले गए। करीबन 5-10 मिनट बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ। बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। कोई आटे के डिब्बे को खोलकर आटे को निकाल कर बाहर फेंक दिए, वो डिब्बे को ऐसा मालूम हो रहा था। फिर पानी पीने का जो ग्लास है उस कोई उठा के पटक रहा था। फिर जो खाने का जो बर्तन है वो सब कोई ऊपर से गिरा रहा हो। ये सब दोबारा से मतलब शुरू हो गया। नाना जी फिर से उठे, फिर से उन्होंने कूपी जलाई और फिर से वो गए रसोई घर में। जाके उन्होंने फिर से देखा कि कुछ भी तो नहीं है। तब उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन उन्होंने आसपास देखा और वो आके फिर से सो गए। सोने के वक्त उन्होंने मेरी मम्मी से कहा था कि तुम एक काम करो, तुम तुम्हारी मम्मी के जगह में सो जाओ, मतलब मेरी नानी माँ की जगह में मेरी मम्मी सो जाएगी और मेरी मम्मी के जगह में जाके नाना जी सो जाएंगे। अब मम्मी तब पूरे नींद में थी। उन्होंने कहा, ऐसे भी ठंडे का मौसम था, उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप सो जाइए, कुछ नहीं होगा। नाना जी ने बहुत बार कहा लेकिन मम्मी ने सुना नहीं। खैर, थोड़ी देर बाद मम्मी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पैर खींच रहा है। मम्मी ने 2-3 बार सोचा शायद वो सपना वपना देख रही होंगी, ये सब हो सकता है। लेकिन इसके बाद मम्मी ने कुछ डिसाइड किया। उन्होंने सोचा कि अगर इस बार कोई मेरा पैर खींचता है तो मैं आँख खोल के देखूंगी ज़रूर कि आखिर वो इंसान कौन है, ये सब कौन शरारत कर रहा है। मम्मी को लगा था पहले कि ये छोटे मामू होंगे, क्योंकि वो अक्सर ये सब शरारतें करते थे। लेकिन वैसे मेरे छोटे मामू बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन वो बहुत शरारती भी थे। खैर, थोड़ी देर बाद फिर से, इस बार तो मतलब हद ही हो गई, पैर को खींचकर, जो भी हो उसने पैर को खींचा पूरा और मच्छरदानी से सब निकाल दिया पैर। तब मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब देखना पड़ेगा कौन है। तभी मम्मी ने जब अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि एक बहुत अजीब सा चीज़ है जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल हैं और उसके लंबे लंबे दांत हैं। मतलब वो क्या था, उसके सर में एक एक सींग था जो मतलब एकदम सर के बीच से निकल के आया और देखने में बहुत अजीब था। ये देखने के साथ ही साथ मम्मी माँ कह के चिल्लाई और वो एकदम से जंप करके नाना जी और नानी माँ के बीच में जाके घुस गई। सब लोग हैरान परेशान होकर उठे, क्या हुआ क्या हुआ। तब मम्मी ने बोला कि अरे मैंने ऐसा देखा, उसने मेरा पैर खींचा, मैंने बहुत बार देखा। मैंने सोचा कि पहले ये मेरा छोटा भाई होगा, लेकिन वो कुछ और ही था। सुनने के साथ ही साथ नाना जी ने तुरंत उठकर फिर से कूपी जलाई, बड़ा सा टेबल लैंप उसको भी जला लिया, लेकिन उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। खैर, वो रात बहुत मुश्किल थी मेरी मम्मी के लिए। उन्हें बहुत डर लगा, उन्हें बहुत तेज़ बुखार भी आ गया था उस रात को। बाद में नाना जी ने मम्मी को नानी माँ के जगह सुलाकर एक तरफ एक कॉर्नर में नाना जी सो गए और दूसरी कॉर्नर में नानी माँ सो गई। खैर, वो रात बीत गई। अगले दिन सुबह हुई, फिर से गोस्वामी नाना जी, जो हमारे नाना जी के ठीक पीछे वाले प्लॉट में रहते थे, वो आए। उन्होंने नाना जी से कहा कि कल रात बहुत अजीब व गरीब घटनाएं घटी उनके घर में। नाना जी ने पूछा कि क्या हुआ। तो गोस्वामी नाना जी कहने लगे कि उनके घर में जो जगह है जहाँ पे सारे गाय रहते हैं,
वहाँ पे कल रात बहुत शोर हुआ और जितने भी गाय थे वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे। और यही नहीं, उनकी जो बड़ी बेटी थी, उनकी बड़ी बेटी ने उनसे कहा कि रात को कोई उसका पैर खींच रहा था, और ऐसे वैसे नहीं, उसका पैर मच्छरदानी से निकाल के, और वो मतलब खींच रहा था, मतलब उसके बड़े लड़की को। फिर जब वो चिल्लाई तब गोस्वामी नाना जी उसके पास गए। फिर थोड़ी वक्त बाद गोस्वामी नाना जी के जो पत्नी थे वो चिल्लाने लगी। उन्होंने भी ये एक ही बात कही कि किसी ने उनका पैर खींचकर मच्छरदानी से निकालने की कोशिश की। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी वही वाला इंसान, वो जो बूढ़ा इंसान जो पहले दिन आया था, वही वाला इंसान फिर से आया। आने के बाद वो तो बैठ गया वहाँ पे। बैठ के वो बोलने लगा गोस्वामी नाना जी को कि कल रात तो तुम्हारे घर में बहुत एक बुरा चीज़ आया था, बहुत बुरा साया था वो। फिर गोस्वामी नाना जी कह रहे थे कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, हमारे घर पे ये ऐसा ऐसा हुआ। ये सब बातें जब हो रही थी, गोस्वामी नाना जी के घर जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे, ये सारे इंसिडेंट्स गोस्वामी नाना जी ने उस नेपाली इंसान थे उनको उन्होंने बता दिया था। और तभी नेपाली इंसान ने बताया था कि तुम्हारा समय बहुत ख़राब चल रहा है, तुम्हारे घर पे कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन तभी उस बूढ़े से आदमी ने मेरे नाना जी को ये कहा कि तुम्हारे घर में कल तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ भी बहुत बुरा कांड हुआ, तुम्हारी बेटी की कल जान भी जा सकती थी। पहले तो नाना जी ने कहा कि हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब मेरी मम्मी चाय बनाकर उन तीनों के लिए लेके गई, तभी नाना जी ने दो चीज़ें नोटिस की। पहली चीज़, नाना जी ने तो कभी नहीं कहा था कि कल रात को मम्मी के साथ ऐसा कुछ घटना घटी थी। और दूसरी चीज़, तब करीबन 11:30 बज रहे होंगे और धूप थोड़ा थोड़ा था, लेकिन धूप में आपका जो साया है वो दिखा जा सकता था। नाना जी उठकर इधर से उधर पूरा घूम चुके, लेकिन उस बूढ़े इंसान का साया किसी भी जगह में नहीं थी। जब नाना जी चाय पी रहे थे, चाय पीने के बाद उन्होंने गोस्वामी नाना जी को कान में फुसफुसाते हुए ये कहा, गायत्री मंत्र जपो, यानी कि गायत्री मंत्र जपो और कुछ मत पूछो, बस जपो। ओम भूर्भुवः। ये सुनने के साथ ही साथ गोस्वामी नाना जी और मेरे नाना जी दोनों गायत्री मंत्र जपना चालू कर दिए। ये चालू करने के साथ ही साथ वो जो बूढ़े से इंसान थे वो एकदम से उठ गए, उठ के बोलने लगे, तुम लोग मंत्र क्यों पढ़ रहे हो? तब गोस्वामी नाना जी मंत्र पढ़ जा रहे थे और तभी मेरे नाना जी ने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि कल रात मेरी बड़ी बेटी के साथ भी कुछ हुआ था? इस पर वो बूढ़ा इंसान जोर जोर से हंसने लगा, बहुत अजीबोगरीब तरीके से वो हंसने लगा। हंसते हंसते बोला कि तुम बहुत चालाक हो, तुमको आखिर पता चल ही गया। फिर मेरे नाना जी ने उससे दोबारा पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बड़ी बेटी के साथ कुछ हुआ था कल रात? तब उस बूढ़े से इंसान ने नाना जी से कहा कि कैसे ना पता चलता, जिसने कल रात तुम्हारे बड़ी बेटी का पैर खींचा था वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं ही था। लेकिन तुम्हारी बड़ी बेटी तो बहुत चालाक निकली, वो एकदम से चिल्लाकर तुम दोनों के बीच जाके गिर गई। और इतना ही नहीं, पहले उसने आँख खोलकर मुझे देख भी लिया। मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ने नहीं वाला हूँ। ये सुनने के साथ ही साथ नाना जी ने भी मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। और तभी जब दोनों मंत्र पढ़ रहे थे,
तभी उस इंसान ने अपना रूप बदल लिया। बहुत अजीब दिखने लगा वो इंसान, और ये देखने के साथ ही साथ गोस्वामी नाना जी के तो मानो उनको इतना डर लगा कि उन्होंने मंत्र जाप करना भी छोड़ दिया। लेकिन मेरे नाना जी मंत्र जाप करते रहे। फिर उस बहुत ही अजीबोगरीब शक्ल वाले इंसान ने नाना जी से कहा कि तुम्हारी बेटी को मैं बख्शूंगा नहीं। उसने उस जगह पे जाके नहा लिया जहाँ पे मैं रहता था। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। फिर थोड़ी देर बाद गोस्वामी नाना जी ने डरते डरते उस भूत से ये पूछा कि उनके बेटी ने तो तुम्हारे जगह पे जाके नहा लिया था, पर मेरे बेटे और मेरी जो बीवी है उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इस पर वो विकट चेहरे वाला, जो कुछ भी हो, भूत हो या कुछ भी, जो कुछ भी था, लेकिन वो इंसान तो नहीं था, इतना तो श्योर है। उसने कहा कि तुम्हारी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको तो मैं मार ही डालूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ और तुम्हारी बीवी के साथ कुछ समय तो बिताया ही जा सकता है ना। थोड़ी ही देर बाद जब सूरज का तेज और ज़्यादा बढ़ रहा था, तब गोस्वामी नाना जी को बहुत गुस्सा आया ये सुन के, और उन्होंने और अलग अलग मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। अलग अलग मंत्र जाप करने के साथ ही साथ उस भूत का पूरा शरीर मानो जलना शुरू हो गया, और वो जलते जलते उस भूत ने कहा कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने उस जगह को बंद नहीं करवाई तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये सुनने के साथ ही साथ जब नाना जी ने कुछ ही सेकंड के लिए मंत्र को छोड़ा था, तब वो गायब हो गया। और तभी नाना जी वहाँ पे जाके, जिस जगह पे मेरे मम्मी और दो मामा जी वो जगह बनाए थे नहाने के लिए, उस जगह को उन्होंने बंद कर दिया। और तब मम्मी से कहा कि इस जगह में कभी भी नहीं आना है। मम्मी को वो इंसिडेंट अभी बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने वो जगह जाना ही छोड़ दिया। लेकिन अभी भी मेरी मम्मी ये मानती है कि वो जो कुछ भी था, वो काला साया था या वो भूत था, वो जो कुछ भी था, वो अब भी है वहाँ पे। इतने सालों बाद भी वो अभी वहाँ ही रहता है। उसने बहुत कुछ किया। पहले तो मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि वो साया तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका बस एक ही मोटिव है, वहाँ पे रहना। और अगर कोई भी उसका रास्ता रोक देता है तब वो उसको नहीं छोड़ता, जितना भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो उस इंसान को या फिर उस फैमिली को मार ही डालता है। लेकिन मेरी मम्मी बहुत लकी थी कि नाना जी उनके साथ थे, और नाना जी ने सही डिसीजन लिया था उस वक्त। इसलिए दोस्तों, जिस तरह आप भगवान पे भरोसा करते हैं, उसी तरह मैं ये भी मानती हूँ कि भूत होते हैं, और हमें उनका प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको कभी भी लगे कि ये जगह आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उस जगह को अवॉइड ही करें तो ही बेहतर है। और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप ये हमेशा सोचिएगा कि आप उस जगह में कभी भी अकेले ना जाए, क्योंकि लाइफ एक ही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी, लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर,
या फिर आप हमें डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।